डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेट ए में पार्ट 2 की। और इसमें यूनिट है 6, हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस व्हाई। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को शुष्क अवस्था में बनाया जाता है, क्यों। सेकंड क्वेश्चन है, अल्काइल हैलाइड्स आल्दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर व्हाई। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होता है लेकिन वह जल में अमिश्रणीय होता है, क्यों। थर्ड क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शन विद इक्वेशन। निम्न अभिक्रियाओं को समझाओ। स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकेलस्टन रिएक्शन, वुर्त्ज-फिटिग रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, मेंशन सैडजेव्स रूल एसोसिएटेड विद इट। बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या है, इसमें सैडजेव के नियम को समझाओ। अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स राइट द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखो। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाओ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आपने देखे अभी, ये हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स चैप्टर के थे। अब हम आगे चलते हैं और चैप्टर है हमारे सामने एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज द लुकास टेस्ट, एक्सप्लेन। लुकास परीक्षण क्या है, समझाओ। एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को समझाओ। एक्सप्लेन फॉलोइंग विद एन एग्जाम्पल, निम्न को उदाहरण सहित समझाओ। कोल्वेज रिएक्शन, रामन-टाइमन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, HBO। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। इसमें एथीन के जल योजन से एथेनॉल प्राप्त करने की क्रियाविधि समझाओ। अगला क्वेश्चन है, प्योर फिनॉल इज अ कलरलेस सॉलिड बट व्हाई इट इज कन्वर्टेड इनटू पिंक आफ्टर सम टाइम। शुद्ध फिनॉल रंगहीन ठोस होता है लेकिन कुछ समय बाद वह गुलाबी हो जाता है, क्यों। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का ऑक्सीकरण समझाओ, यानी यही आंसर आपको स्टूडेंट्स लिखना है। इसी को आप इस तरह भी देख सकते हो, व्हाट हैपन्स व्हेन फिनॉल केप्ट इन प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या होता है जब फिनॉल को वायु की उपस्थिति में रखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आपने देखे ये अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के थे, जो कि यूनिट नंबर है ये 7। अब हम बात करते हैं अगले यूनिट की, और यूनिट नंबर है 8, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन व्हाई। कीटोन की तुलना में एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होता है, क्यों। एक्सप्लेन फॉलोइंग बाय द रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, केनिज़ारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, गटरमैन कोच रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट फॉलोइंग, फॉर्मिक एसिड टू एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड टू फॉर्मिक एसिड। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि निम्न को परिवर्तित कीजिए, फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल में और एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल में। अगला क्वेश्चन है, राइट द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग। हमको ये जो कंपाउंड दिए हैं इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर को बताना है। हिंदी में फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाइड और एसीटोन में हमको इनकी क्रियाशीलता का क्रम लिखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। एक्सप्लेन फॉलोइंग, आइडोफोम टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, फैलिंग टेस्ट, HVZ रिएक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यूनिट 9 की, और यूनिट 9 में
क्वेश्चन है, इथाइलामाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, व्हाई? एनिलीन की तुलना में एथिलेमिन अधिक क्षारीय होता है, क्यों? या फिर इस तरह भी, व्हाई आर एलिफेटिक अमाइंस स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एरोमेटिक अमाइन? एरोमेटिक अमाइन की तुलना में ये जो एलिफेटिक अमाइन है ये प्रबल क्षार होता है, क्यों? यानी इन दोनों का आंसर स्टूडेंट सिमिलर है, यानी एक समान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलामाइन, व्हाई? pKb of aniline is more than that of methylamine, why? मेथिलएमिन की तुलना में एनिलीन की pKb का मान ज़्यादा होता है, क्यों? अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फॉलोइंग विद केमिकल इक्वेशन। इन रासायनिक अभिक्रिया को हमें समझाना है। पहला है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, सेकेंड है कपलिंग रिएक्शन, थर्ड है कार्बेलामाइन रिएक्शन और फोर्थ है हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक बात नोटिस की होगी, चाहे हम सैंडमेयर रिएक्शन की बात करें या कार्बोलामाइन रिएक्शन की बात करें, तो ये आपको हेलो अल्केन में भी देखने को मिलती है, सैंडमेयर और कार्बोलामाइन, और अमाइन चैप्टर में भी आपको सैंडमेयर और कार्बोलामाइन देखने को मिलती है। तो आप जो भी आपको याद है आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखें हम, हाउ विल यू कन्वर्ट फॉलोइंग? निम्न को परिवर्तित कीजिए, मिथाइलामाइन टू इथाइलामाइन, मेथिलएमिन से एथिलएमिन, इथाइलामाइन टू मिथाइलामाइन, एथिलएमिन से मेथिलएमिन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्सप्लेन फॉलोइंग, डायजोटाइजेशन, अमोनोलाइसिस, डायजोनीकरण और अमोनीकरण, ठीक है, इन्हें हमें समझाना है, ठीक है। पहले तो आप इनको डिफाइन करोगे, फिर इसके बाद इनकी रिएक्शंस को भी लिखोगे। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स यूनिट 10 पर, और यूनिट 10 है बायोमोलिक्यूल। ये देखिए यहाँ पर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड फाइब्रस प्रोटीन। गोलिकाकार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन में डिफरेंस यानी कि अंतर लिखना है। हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ एमिनो एसिड? एमिनो अम्ल का उभयधर्मी प्रकृति को समझाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, एक्सप्लेन डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय द एग्जाम्पल, ठीक है। प्रोटीन के विकृतीकरण को उदाहरण द्वारा समझाओ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, गिव द सोर्स एंड डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन ए, बी, सी एंड डी। देखिए स्टूडेंट्स, विटामिन ए, बी, सी एंड डी, साथ में ई एंड के, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें विटामिन ई और के, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में अंतर लिखो। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे सिर्फ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन की। इस यूनिट 6 के जो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस, व्हाई? देखिए स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का जब प्रिपरेशन किया जाता है तो हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम इसे बनाते हैं, लेकिन अगर मॉइस्चर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आ जाए तो फिर वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ, जैसे मान लो ये है RMgX, ये है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको सर विक्टर ग्रिग्नार्ड ने डिस्कवर किया था, ठीक है, जो कि फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे। अब ये जो RMgX, ये जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर हो जाता है, अगर मॉइस्चर यानी कि वाटर अगर वहाँ प्रेजेंट होगा तो ये RMgX, ये देखिए इसको हम पहले ऐसे लिख लें HOH, तो ये RH यानी कि हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और बाकी का
ये MgXOH ये बाहर निकल जाएगा। तो अब आपको इसका आंसर पता चल गया क्या, कि गिरनार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। वाई? क्योंकि अगर मॉइस्चर होगा तो ये गिरनार्ड रिएजेंट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम जब गिरनार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन करते हैं या फिर गिरनार्ड रिएजेंट को जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज़ करते हैं तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अल्काइल हैलाइड्स आल्दो पोलर आर इममिसिबल विद वाटर, व्हाई? डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो अल्काइल हैलाइड है इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स होता है, और वाटर है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जब हम वाटर में अल्काइल हैलाइड को मिलाते हैं तो उनके बीच में वीक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, और वीक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होने की वजह से ये अल्काइल हैलाइड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। अब बात स्टूडेंट्स के दिमाग में कभी कभी आ जाती है, ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अल्काइल हैलाइड को ऐसे लिखें, फिर हम इसे चाहें तो ऐसे लिख लें, इस तरह से। आप जानते हो R मतलब यहाँ पर कार्बन है और ये X, तो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट उधर करा दीजिए, इधर भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हेलोजन की तरफ करा दीजिए, जिससे क्या होगा, R पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और X पर यहाँ पर नेगेटिव, यानी कि डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ अगर आप देखें R और X पर, तो R पर यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और X पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होगा उसे हम कहेंगे डाईपोल, क्योंकि एक पोल ये है एक पोल ये, इसे कहेंगे हम डाईपोल। और यहाँ पर भी देखिए ये भी डाईपोल है, तो इसीलिए हम कहेंगे इसको डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन फोर्स। तो अल्काइल हैलाइड में आपने देखा डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन फोर्स होता है या डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन होता है, लेकिन वाटर को अगर आप देखोगे तो वाटर में कुछ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर। लेकिन जब हम वाटर में इस अल्काइल हैलाइड को मिक्स करते हैं तो उनके बीच में वीक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, उसीलिए क्या ये अल्काइल हैलाइड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर श्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकेलस्टीन रिएक्शन की बात करें तो आप जानते हो ये दोनों ही हैलोजन एक्सचेंज मेथड में आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ श्वार्ट्ज रिएक्शन की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं CH3Br और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम AgF के साथ और इसको हम हीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, AgBr ये अलग हो जाएगा और CH3F यानी मिथाइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए कि जब हम इस श्वार्ट्ज रिएक्शन को लिखते हैं तो इसमें जितने भी अल्काइल हैलाइड होते हैं, खासकर अल्काइल फ्लोराइड होते हैं, उन्हें हम आंसर में ज़रूर लिखें, जैसे AgF, Hg2, F2, COF2 और SbF3। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब हम अल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन मेटल फ्लोराइड के साथ AgF, Hg2, F2, COF2, SbF3 के साथ हीट करने पर करते हैं तो हमको यहाँ पर मिथाइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता हुआ नज़र आता है, यानी हमें ये मिलता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन आपने देखी ये श्वार्ट्ज रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स फिंकेलस्टीन रिएक्शन की। तो फिंकेलस्टीन रिएक्शन में अगर हम आगे चलें तो इसमें भी हेलोजन एक्सचेंज मेथड ही है ये, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स याद रखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्काइल आयोडाइड बनता है। जैसे श्वार्ट्ज रिएक्शन में मैंने बताया आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें अल्काइल फ्लोराइड ही बनता है, उसी तरह से फिंकेलस्टीन रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ अल्काइल आयोडाइड ही बनता है।
अब हम इस रिएक्शन को पहले देख लेते हैं। यहाँ देखिए हमने ले लिया RX। यहाँ पर अगर हम X को देखें तो यहाँ पर हम ले सकते हैं Cl और Br, और यहाँ हम रिएक्ट कराएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ और प्रेजेंस लेंगे यहाँ पर ड्राई एसीटोन की। अब देखिए क्या होता है कि जब हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ तो यहाँ पर NaX का फॉर्मेशन हो जाता है और Ri यानी अल्काइल आयोडाइड हमें मिल जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स कि यहाँ ड्राई एसीटोन को हम एज ए प्रेजेंस क्यों लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो ड्राई एसीटोन है ये NaX में आपने देखा होगा NaCl और NaBr। इस ड्राई एसीटोन में NaCl और NaBr ये प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं, यानी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी ये सॉलिडिफाइड हो जाते हैं। जब ये सॉलिडिफाइड हो जाएंगे तो अब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रिएक्शन रहेगी। इसलिए हम यहाँ पर ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलें। हमारे सामने वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन ये दो रिएक्शन से मिलके बनी हुई रिएक्शन है, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में आपने देखा होगा इसमें एलिफेटिक अल्केन यानी कि माफ़ करना, इसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन जो बनता है वो एलिफेटिक बनता है, यानी कि एल्केन का फॉर्मेशन होता है, और फिटिक रिएक्शन में डाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये दोनों रिएक्शन जो होती हैं ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, वुड्स फिटिक रिएक्शन की। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं ये, यहाँ पर हमने ये हेलो एरिन ले लिया, यहाँ पर हमने ये 2Na ले लिया, और यहाँ पर हम RX ये अल्काइल हैलाइड ले लिया। और प्रेजेंस तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी। तो क्या होगा ये देखिए, यहाँ से 2NaX का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जब 2NaX का फॉर्मेशन होगा तो ये R इस टॉप पर यानी हेलोजन की जगह पर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इस R को बेंजीन के ऊपर लिख देते हैं तो इसका नाम क्या होता है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे अल्काइल एरीन। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, इसको हम लोग कहेंगे अल्काइल एरीन। ये देखिए यहाँ लिख दिया अल्काइल एरीन, और यहाँ जो निकला वो था 2NaX। तो ये वुड्स फिटिक रिएक्शन का ये प्रोडक्ट आपने देखा अल्काइल एरीन। अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शन में, सैंडमेयर रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, ये सैंडमेयर रिएक्शन में ये हम चाहें तो इसको एक स्टेप में कर सकते हैं, हम चाहें तो इसे 2 स्टेप में कर सकते हैं, हम चाहें तो इसे 3 स्टेप में कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स मिनिमम 2 स्टेप में रिएक्शन हमें करना ही चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे, इसके लिए हम सबसे पहले एरोमेटिक अमाइन लेते हैं। आप ज़रा देखें यहाँ पर इस सैंडमेयर रिएक्शन को, यहाँ लिख देता हूँ मैं सैंडमेयर रिएक्शन। अब वो 2 स्टेप आखिर कौन कौन सी हैं, तो देखिए सबसे पहले हम एमिनो बेंजीन यानी कि एरोमेटिक बेंजीन यानी एरोमेटिक अमाइन लेंगे। ये देखिए इस तरह से, इसे हम एनिलीन भी कहते हैं स्टूडेंट्स, ये एनिलीन है ये। अब यहाँ हम इसको रिएक्ट कराते हैं NaNO2 के साथ यानी कि सोडियम नाइट्राइट के साथ। ये है सोडियम नाइट्राइट, और साथ में हम यहाँ पर लेते हैं 2HX यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम हाइड्रोजन हैलाइड के, और यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं कोल्ड में, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 273 केल्विन से 278 केल्विन पर इसकी रिएक्शन होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी रिएक्शन ये वाला स्टेप समझना हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए यहाँ 2HX है तो इसको हम HX और HX ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए यहाँ से NaX बाहर कर देते हैं, तो हमने यहाँ से ये NaX बाहर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बचा,
यहाँ सबसे पहले बनता है स्टूडेंट्स, याद रखिए HNO2 बनता है इसके अंदर। क्या बनता है स्टूडेंट्स? पहले HNO2 यानी नाइट्रस एसिड बनता है, और फिर HX और एनिलीन की जब रिएक्शन होती है तो हमें मिलता है बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड। अब कैसे? तो देखो, आपने क्या किया था, एनिलीन लिया, NaNO2 लिया, और 2HX को हमने ऐसे लिख लिया, जिसमें से ये NaX यहाँ से बाहर निकल गया, और यहाँ पर ये H इसके साथ मिलके HNO2 बना लेगा, नाइट्रस एसिड बना लेगा। और अब यहाँ पर क्या क्या बचा है, ये देखिए NO2 बचा है और साथ में ये वाला HX बचा है। ठीक है, तो यहाँ आपको करना कुछ नहीं है। देखिए ये 2H और ये 2H और यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन, इन सबको बाहर कर दो, यानी 2H2 बाहर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप टोटल 2H2 बाहर कर दो। अब 2H2 बाहर करोगे, यहाँ लिख देते हैं 2H2, तो आपको क्या मिला, बेंजीन पर एक N ये बचा और एक N ये बचा। ठीक है, और साथ में एक X ये वाला बच गया। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से, यानी कि N2X। ठीक है, इसको कहेंगे हम बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड। ठीक है, अब बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड बन चुका है स्टूडेंट्स, इसको हम सेकेंड स्टेप में लाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, और इसकी रिएक्शन कराना थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप यहाँ पर Cu2X2 लेते हैं, Q प्लस हैलाइड है ये, तो अगर आप यहाँ पर Cl ले रहे हो तो नीचे HCl लेना है, अगर यहाँ आप Br ले रहे हो तो यहाँ HBr लेना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं HX। इसकी ये वाली स्टेप भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। देखिए कैसे, यहाँ पर होता ये है कि ये X ये इस H के साथ आ जाता है। ठीक है, फिर इस N2 को ये हेलोजन रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या मिलता है, हेलो एरिन मिलता है। ठीक है, इसका नाम हम लिख देते हैं हेलो एरिन, और यहाँ जो बाहर निकला वो N2। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन मेंशन सेडजेफ रूल एसोसिएट विद इट। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं सेडजेफ रूल ये कहाँ यूज़ होता है? तो देखिए मैं इस जगह पे लिख देता हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं अल्काइल हैलाइड, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब आप जब भी हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस लेते हैं। अब देखिए सेडजेफ रूल कहाँ यूज़ होता है? तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, जब एक से ज़्यादा बीटा पोजीशन हमें नज़र आती हैं तो वहाँ पर हम सेडजेफ रूल का यूज़ करते हैं। दो कैसे, यहाँ पर इस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो इसे कहेंगे हम अल्फ़ा, इसके पास वाले कार्बन कहेंगे बीटा, और इस कार्बन को भी कहेंगे हम बीटा, और इसे कहेंगे हम गामा। तो इससे मतलब नहीं है, हमें इस कार्बन से जिसे हमने बीटा कहा और इस कार्बन से जिसे हमने बीटा कहा, हमें इससे मतलब है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस बीटा पोजीशन पर 3 हाइड्रोजन है और इस बीटा पोजीशन पर 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर सेडजेफ ने यही कहा कि जब बीटा पोजीशन पर सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं, यानी कि बीटा पोजीशन वाले कार्बन पर जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं, यानी कि जो मोर अल्काइलेटेड होता है, वहीं से हाइड्रोजन को इस हेलोजन के साथ आपको बाहर निकालना है। यानी कि CH2 को थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो कैसे, CH और H। तो यहाँ से क्या होगा, HCl ये बाहर चला जाएगा। तो इनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड। यानी कि आप देख सकते हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, और आपने निकाला यहाँ पर क्या, आपने HCl निकाला। तो आप इस तरह से HCl भी लिख सकते हो अगर आप इसकी प्रेजेंस चाहते हो तो।
है ना। लेकिन सीबीएसई में कभी भी इस तरह से HCl को बाहर नहीं निकाला जाता, वहाँ पर ये KCl और ये OH और H यानी वाटर बनकर के बाहर लिखा जाता है। आप ऐसे लिखो वैसे लिखो सेम ही है, लेकिन इसे हम कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजनेशन, यानी कि अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजनेशन होता है। डिहाइड्रोहेलोजनेशन का मतलब होता है कि इसमें HX रिमूव होता है, ठीक है। अगर Cl है तो HCl बाहर होगा और यहाँ Br है तो HBr बाहर होगा। इसे कहते हैं हम डिहाइड्रोहेलोजनेशन। और डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पर राइट द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको SN1 SN2 में डिफरेंस, ये हमें वो डिफरेंस लिखना है जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ना चाहिए। तो चलो हम इसके डिफरेंस को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करते हैं SN1 और यहाँ पर SN2। तो स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हो SN1 मैकेनिज्म में ये जो स्टेप होती है ये आपको पता है 2 स्टेप में होती है, यानी कि हम लिख सकते हैं ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, ये 2 स्टेप, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पहले कार्बोकेटायन बनता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। यहाँ पर SN2 में केवल एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता। इसमें जो है डायरेक्ट ही न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है, वो भी बैक साइड से। तो इसीलिए SN1 ये 2 स्टेप में होता है, SN2 केवल 1 स्टेप, एक ही स्टेप में होता है। ये है पहला डिफरेंस। सेकेंड डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो ये SN1 रिएक्शन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक का एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब आप यहाँ पर इसकी रेट देखें तो रेट डिपेंड करती है केवल और केवल अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। ये देखिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। अगर हम यहाँ पर SN2 की बात करें तो SN2 ये सेकेंड ऑर्डर है। जैसे मैंने बताया ये फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स है, तो ये सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स है। अब सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है कि इसमें जो रेट होती है वो अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड करती है, एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है। ये दोनों ही अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर इसकी रेट डिपेंड करती है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाई मोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें ये दोनों पर डिपेंड करती है। इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर क्योंकि ये एक ही पर डिपेंड करती है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नंबर 3 डिफरेंस पर। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो यहाँ देखिए, आप जानते हो जितने ज़्यादा रेडिकल होंगे उतना ज़्यादा SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ CH3X, फिर यहाँ लिखेंगे 1 डिग्री हेलो अल्केन, फिर लिखेंगे यहाँ 2 डिग्री और फिर यहाँ लिखेंगे 3 डिग्री, यानी कि ये ऑर्डर हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर इस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर उल्टा होता है। आपने देखा इसमें हिंड्रेंस इफेक्ट, स्टैटिक इफेक्ट लगता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रेडिकल्स होंगे उसमें इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो कम होती जाएगी। इसीलिए इसका ऑर्डर आप उल्टा कर दो, यानी कि CH3X ये ज़्यादा होगा 1 डिग्री, फिर यहाँ पर 2 डिग्री एंड फाइनली 3 डिग्री, यानी इसमें ये सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता है और SN1 में ये सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नंबर 4 एग्जाम्पल की, खासकर डिफरेंस की। तो आपने देखा होगा इसमें रेसेमाइजेशन होता है, इसमें रेसेमाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल ये आगे से भी अटैक कर सकता है कार्बोकेटायन पर और पीछे से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें 4th डिफरेंस की, तो इसमें सिर्फ इन्वर्जन होता है, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता,
इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है पीछे से बैक साइड से अटैक करता है, क्योंकि आगे तो खुद फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी लगा ही है ना, अल्काइल हैलाइड का, इसीलिए बैक साइड से अटैक करता है। तो इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होता है, इसमें दोनों तरफ अटैक होता है कार्बोकेटाइन पर, इसलिए इसमें रेसिमाइजेशन होता है। और हम अगर आखिरी डिफरेंस की बात करें तो आखिरी डिफरेंस डियर अभी जिसे हमने बताया कि इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन के कुछ क्वेश्चन को बताने की कोशिश की। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू।